आज के चक्रव्यूह में हम बटला हाउस और शोपियान इनकाउंटर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज 19 सितंबर को जबकि हम ये वीडियो बना रहे हैं, बटला हाउस इनकाउंटर को पूरे 12 साल हो चुके हैं। इन 12 सालों में बहुत सारे प्रश्न अभी तक ऐसे हैं जिनका के कोई उत्तर नहीं मिला। जामिया टीचर सॉलिडारिटी एसोसिएशन की मेंबर डॉक्टर मनीषा सेठी सवाल करती हैं कि अभी तक ये पता नहीं चल सका कि आतिफ और आरिस कैसे मारे गए थे। मोहम्मद सैफ और जीशान को गिरफ्तार किया गया और साजिद खान को मफरूर बताया गया। आज तक आतिफ और आरिस के मामले में कोई इंक्वायरी नहीं हुई। ये कहा गया कि वो भाग रहे थे तो उन पर गोली चलाई गई, लेकिन भागने वाले के तो पीठ पर गोली लगती है। आतिफ और आरिस के माथे पर गोली लगी थी, तो ये प्रश्न पैदा हो गया कि वो कैसे भाग रहे थे। इसी तरह मोहन चंद शर्मा की भी उस वक्त मौत हो गई थी, उनके बारे में भी बहुत सारे प्रश्न पैदा हो गए। पहला प्रश्न ये था कि वो अपने पैरों पर चलकर गाड़ी तक गए और उसके बाद वो इतने ज्यादा जख्मी हो गए कि उनकी मौत हो गई। ये सवाल भी नहीं समझ में आया। उस समय जो गोलियों की संख्या उनकी जिस्म से निकली थी, उसके बारे में भी तरह तरह के प्रश्न पैदा हुए थे। तो दोस्तों, अभी तक इन सवालों का जवाब तो नहीं मिला, परंतु इस साल 15 अगस्त के मौके पर सरकार ने मोहन चंद शर्मा को मृत्यु के बाद एक वीर पुरस्कार देकर के हमें बटला हाउस इनकाउंटर की फिर एक बार याद दिला दी। दोस्तों, आपको याद होगा कि ये इनकाउंटर 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में होने वाले सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद हुए थे। यानी 13 सितंबर को दिल्ली में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और 19 सितंबर को जामिया के बटला हाउस इलाके में ये इनकाउंटर हुआ। लेकिन अभी तक ये बात सिद्ध नहीं हो सकी कि इस इनकाउंटर में जिन लोगों को मारा गया या जो लोग पकड़े गए, उनका उस बम ब्लास्ट से कोई ताल्लुक था या नहीं था। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हो सका है। दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने जो फैसला दिया, उससे भी ये बात साबित नहीं हुई। उसमें भी सारा जोर इस पर था कि मोहन चंद शर्मा की मौत कैसे हुई। इस मामले में एक आरोपी जियाउर रहमान के वकील का कहना है कि ये इस केस का जब भी फैसला होगा हम जीतेंगे, इसलिए कि पुलिस के केस में कोई दम नहीं है, उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। भारत के न्यायप्रिय नागरिक पिछले 12 सालों से सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज के जरिए इस मामले की इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ना तो इस डिमांड को यूपीए सरकार ने सुना और न एनडीए सरकार से इस बात की उम्मीद है कि वो इसकी इंक्वायरी कराएगी। दोस्तों, इस साल गृह मंत्रालय ने मोहन चंद शर्मा के साथ 200 से ज्यादा लोगों को वीरता का पुरस्कार दिया। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें सबसे ज्यादा संख्या जम्मू कश्मीर पुलिस की है। यानी वहां के 81 जवानों को ये वीरता का मेडल मिला। इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, वहां के 23 पुलिस वालों को ये मेडल मिला और राजधानी दिल्ली के 16 लोगों के हिस्से में भी ये मेडल आया। अब जबकि कश्मीर के जवानों की बात हो रही है, वहां पर 21 लोगों के मेडल प्राप्ति की बात हो रही है, तो जरूरी है कि इसी हफ्ते बल्कि आज ही के दिन सामने आने वाले शोपियान इनकाउंटर की भी बात की जाए। दोस्तों, इस साल जुलाई के अंदर शोपियान में ये इनकाउंटर हुआ जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने 18 जुलाई को दावा किया था कि दक्षिण कश्मीर में शोपियान जिले के अंदर आशमीपुरा गांव में हुए एनकाउंटर में 3 चरमपंथी मारे गए हैं, परंतु सबसे ज्यादा संख्या जम्मू कश्मीर पुलिस की है। यानी वहां के 81 जवानों को ये वीरता का मेडल मिला। इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, वहां के
23 पुलिस वालों को ये मेडल मिला और राजधानी दिल्ली के 16 लोगों के हिस्से में भी ये मेडल आया। अब जबकि कश्मीर के जवानों की बात हो रही है, वहां पर 21 लोगों के मेडल प्राप्ति की बात हो रही है, तो जरूरी है कि इसी हफ्ते बल्कि आज ही के दिन सामने आने वाले शोपियान इनकाउंटर की भी बात की जाए। दोस्तों, इस साल जुलाई के अंदर शोपियान में ये इनकाउंटर हुआ जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने 18 जुलाई को दावा किया था कि दक्षिण कश्मीर में शोपियान जिले के अंदर आशमीपुरा गांव में हुए एनकाउंटर में 3 चरमपंथी मारे गए हैं, परंतु समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार 18 सितंबर को सेना के अधिकारियों ने मान्य किया कि शोपियान इनकाउंटर मामले में आर्मी एक्ट के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमारे अधिकारियों द्वारा ये मान्य करना बहुत अहम है, इसलिए कि आमतौर से कश्मीर में जब भी कोई मारा जाता है तो उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। उसके घर वाले लाख कहें कि हमारे इस नौजवान का किसी आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन अधिकारी इसको मानते नहीं और हमारा मीडिया वही कहता है जो अधिकारी कहते हैं। लेकिन चूंकि इस बार अधिकारियों ने खुद इस बात को माना है, इसलिए ये चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस इनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आई थी कि इनकाउंटर में मारे जाने वाले लोग जम्मू के राजौरी जिले के मजदूर थे। श्रीनगर में रक्षा प्रवक्ता राजेश कालिया ने बताया कि सोशल मीडिया रिपोर्ट के बाद सेना ने जांच शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना चरमपंथ विरोधी ऑपरेशन के दौरान नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये जांच रिकॉर्ड 4 हफ्तों के अंदर पूरी कर ली गई है। इस बात के लिए सेना को मुबारकबाद देना चाहिए। श्रीनगर में सेना के प्रवक्ता ने बताया कि जांच की शुरुआती सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के दौरान नियमों को तोड़ा है। कश्मीर के इस काउंटर में भारतीय सुरक्षा बलों ने अपने अधिकार से आगे बढ़कर कार्रवाई की थी। भारतीय सेना ने इस मामले की जांच में पाया कि पहली नजर में सबूतों से ऐसा लगता है कि सुरक्षा बलों ने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी AFSPA के अधिकार की सीमा रेखा को पार किया। दोस्तों, जो बात बटला हाउस के बारे में अभी तक नहीं मानी गई, वो बात शोपियान के बारे में मान ली गई। ये अच्छी बात है। सेना की जांच में पाया गया कि सुरक्षा बलों ने आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1990 की ताकतों में आगे बढ़कर कार्रवाई की और सुप्रीम कोर्ट से मंजूर किए गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। जांच के दौरान मिले शुरुआती सबूतों के अनुसार अमशीपुरा में इनकाउंटर में मारे जाने वाले कश्मीरी युवकों के नाम इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद अबरार हैं। तीनों ही जम्मू के राजौरी के रहने वाले थे। पुलिस को तीनों के DNA रिपोर्ट का इंतजार है। अब ये जांच भी की जा रही है कि इन तीनों युवकों का किन्हीं चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने का प्रमाण भी है या नहीं। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो आप उन्हें बेकसूर कहते हैं और फिर उनके ऊपर चरमपंथी गतिविधियों में इन्वॉल्व होने का आरोप भी लगा देते हैं और उनको आतंकवादी जैसा संशय भी उनके ताल्लुक से पैदा कर देते हैं। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने बताया कि श्रीनगर में इस वर्ष तक 7 ऑपरेशन में 16 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। अगर जम्मू कश्मीर के कुल आंकड़ों की बात की जाए तो इस वर्ष अभी तक 72 ऑपरेशन चलाए गए, जिनमें 177 चरमपंथियों को मार गिराया गया। इन आंकड़ों की रोशनी में वो दावा गलत सिद्ध हो जाता है कि कश्मीर में धारा 370 के समाप्त होते ही शांति स्थापित हो जाएगी। 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उस समय ये भी कहा गया था कि सारी हिंसा 370 की वजह से है। 370 जाएगा तो हिंसा पर पूर्ण विराम लग जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। आज भी कश्मीर के सारे विशेषज्ञ ये मानते हैं
कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए वहां की जनता और उनके नेताओं को विश्वास में लेना अनिवार्य है। अब यह देखना है कि हमारी केंद्र सरकार कब इस बात को स्वीकार करती है और जनता का विश्वास और उनके नेताओं का विश्वास प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ाती है। कश्मीर में बंदूक की गोली से कभी भी शांति स्थापना नहीं हो सकती। दुनिया में कहीं भी बल प्रयोग से शांति स्थापित नहीं हुई है। जब तक कि लोगों से बातचीत न की जाए, जब तक कि उनका विश्वास न जीता जाए, उस वक्त तक शांति नहीं आ सकती। कश्मीर में भी नहीं, जम्मू में भी नहीं और भारत और विश्व के किसी भी हिस्से में नहीं। हम अपेक्षा करते हैं कि शोपियान एनकाउंटर में इन सच्चाइयों को तस्लीम करने के बाद हमारी सुरक्षा दल आइंदा इसका ख्याल रखेंगे और हमारे राजनीतिक लोग जनता के साथ मिलजुल कर वहां पर शांति स्थापना की कोशिश करेंगे। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर इस बारे में आपका कोई कमेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।